सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि शियाओ एशियन वर्ल्ड में आ गया, जहां उसकी मुलाकात प्राचीन बीस्ट से हुई। स्वॉर्डमैन और फ्लावर गर्ल लड़ रहे थे, जिससे शियाओ की सोच भी उत्तेजित हो गई, पर उसे उनसे कोई खतरा महसूस नहीं हुआ। वो सभी शियाओ के पास आए और उसके साथ बड़े प्यार से बात की थी। शियाओ हैरान रह गया कि वो एशियन फिनिक्स है। उन सभी ने उसे बताया कि वो सभी ट्रू इमोर्टल केव में जा रहे हैं, इसीलिए उन्होंने शियाओ को भी साथ चलने को कहा, क्योंकि वहाँ एक ग्रांड मीटिंग होने वाली थी, जिसमें शियाओ काफी सारी इंफॉर्मेशन को हासिल कर सकता था। इसीलिए वो भी उनके साथ चला गया। शियाओ को उनका आचरण काफी अच्छा लगा और वो उनके साथ ही आगे बढ़ने लग गया था। और अब वो सभी कुछ ही देर में सभी ट्रू इमोर्टल केव के इलाके में पहुंच जाते हैं। वो जगह काफी ज्यादा खूबसूरत होती है और बताया जाता है कि ट्रू इमोर्टल केव ओपन हो चुका है। आप सभी का इसमें स्वागत है। और वो सभी पर्पल बेम्बू फॉरेस्ट से होते हुए आगे बढ़ते हैं। तभी उनके सामने एक विशालकाय ड्रैगन प्रकट होता है। जो ड्रैगन किंग होते हैं वो सभी एक फ्लोटिंग आइलैंड की तरफ बढ़ रहे थे, जहां वो ग्रांड मीटिंग होने वाली थी। तभी ऊपर काफी कलरफुल रेनबो से एक रास्ता बन जाता है, जिस पर एक कल्टिवेटर चलकर आ रहा है। वहां एक आवाज सभी को बताती है कि 6 से बाहर रीइंकार्नेशन इमोर्टल किंग अब यहाँ पधार चुके हैं, इसीलिए आपका यहाँ स्वागत है। 6 से बाद रीइंकार्नेशन इमोर्टल किंग शियाओ की तरफ देख रहे होते हैं और अब वो वापस आगे बढ़ने लग जाते हैं। फ्लावर गर्ल काफी खुश हो जाती है और कहती है कि वाकई इस जगह पर 6 से बाद रीइंकार्नेशन इमोर्टल किंग भी आए हैं। शियाओ से पूछता है कि क्या ये फेमस है। फ्लावर गर्ल हैरान हुई कहती है कि भाई शियाओ, क्या तुम एक कल्टिवेटर नहीं हो जो इनके बारे में नहीं जानते? 6 से बाद रीइंकार्नेशन इमोर्टल किंग को हर कोई जानता है, ये काफी महान है। शियाओ उनकी तरफ देखने लगता है और उसकी नजर उनकी रीइंकार्नेशन डिस्क पर जाती है और वो सोचता है कि यह 6 से बाद रीइंकार्नेशन इमोर्टल किंग को देखकर ऐसा लग रहा है कि अभी बाहरी दुनिया में जो रीइंकार्नेशन डिस्क मौजूद थी, क्या वो इनकी होगी और इन्होंने ही सबसे पहले रीइंकार्नेशन डिस्क को निर्मित किया होगा। एशियन फिनिक्स बोलती है कि इन 6 से बाद रीइंकार्नेशन इमोर्टल किंग को देखकर ऐसा लग रहा है कि एक ग्रेट पाथ की रिसर्च करने के लिए यहाँ आए होंगे, क्योंकि इनके महान पथ की रिसर्च अभी पूरी नहीं हुई है। इन इमोर्टल किंग के आदर्श काफी ऊंचे हैं, इसीलिए कोई नहीं जानता कि क्या ये सचमुच उस ग्रेट पाथ को हासिल कर पाएंगे। फ्लावर गर्ल बोलती है कि निश्चित रूप से ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि 6 से बाद रीइंकार्नेशन इमोर्टल किंग में ऐसा टैलेंट मौजूद है जो और किसी के पास नहीं। अगर ये खुद कहते हैं कि वो रीइंकार्नेशन पर रिसर्च कर रहे हैं तो ये निश्चित रूप से सफल हो जाएंगे। शियाओ भी काफी हैरान था कि आखिर रीइंकार्नेशन यानी पुनर्जन्म पर भी शोध किया जा सकता है। स्वॉर्डमैन बोलता है कि क्या तुम सब ने शायद ध्यान नहीं दिया, पर 6 से बाद इमोर्टल किंग की मेन पुनर्जन्म डिस्क भी कई टुकड़ों के अंदर बिखर गई है, इसीलिए मुझे सचमुच डर है कि इन्होंने अपनी बहुत ज्यादा पावर का इस्तेमाल किया होगा, जिससे इन्हें बैकलैश का सामना करना पड़ा। हो सकता है कि फ्यूचर में रीइंकार्नेशन की वजह से खुद को बलिदान कर दे। तभी आसमान में से तेज रोशनी नीचे गिरती है और एक डिवाइन बेल प्रकट होती है, जो असल में एक इमोर्टल होता है जो बेल की फॉर्म में था। उसका नाम युआन जोंग इमोर्टल किंग होता है। ऑब्वियसली उसकी पावर इमोर्टल किंग रियल्म में होती है, जिससे उस बेल पर 2 डिवाइन रून नजर आ रहे थे। फ्लावर गर्ल बोलती है कि इमोर्टल किंग युआन जोंग भी यहाँ आ गए, मैंने इनके आगमन के बारे में बिल्कुल नहीं सोचा था। स्वॉर्डमैन इमोर्टल भी बोलता है कि मैंने इनके बारे में सुना है कि ये सर्वोच्च तरीकों को समझते हैं, पर इनकी बॉडी के साथ कुछ समस्याएं होने की वजह से ये इमोर्टल बेल बॉडी में है और ये लंबे समय से एकांतवास में थे, जिससे ये किसी को नजर नहीं आए। मैंने कभी भी उम्मीद नहीं की कि ये व्यक्तिगत रूप से यहाँ उपस्थित होंगे। शियाओ सोचता है कि इनके जैसे एंडलेस बेल वाले युआन जोंग और 6 से बाद इमोर्टल किंग डिस्क के साथ ही यहाँ ड्रैगन और किरिन बिस्ट भी मौजूद है। ये सब कितना अमेजिंग है। और वो पूछता है कि क्या ये सभी इस ट्रू इमोर्टल केव में जा रहे हैं जिसकी तरफ हम अभी बढ़ रहे हैं। स्वॉर्डमैन इमोर्टल बोलता है कि भाई तुम इतने हैरान क्यों हो रहे हो, ये वो जगह है जहाँ प्राकृतिक रूप से सभी इमोर्टल बीइंग निवास करते हैं, इसीलिए इसमें इतना सारा इमोर्टल ओरा मौजूद है और इसमें मुझे तो कुछ भी अजीब नहीं लग रहा। और अब वो सभी भी फुल स्पीड में आगे बढ़ जाते हैं। शियाओ सोचता है कि ये सभी लोग यहाँ काफी लंबे समय तक इस इमोर्टल रियल्म में रहे हैं, इसलिए स्वाभाविक रूप से इन सभी के लिए ये सब मामूली बात है, लेकिन मेरे जैसे 3000 प्रैक्टिसर के लिए ये एक चमत्कार की तरह है, क्योंकि ऐसे ट्रू इमोर्टल्स को कभी किसी के द्वारा देखा नहीं गया। अब हम साउथ चाइना सी में बसे हुए ट्रू इमोर्टल आइलैंड का सीन दिखाया जाता है, जो काफी ज्यादा खूबसूरत जगह होती है और ये बिल्कुल एक स्वर्ग की तरह लग रहा होता है। मेन हॉल में शियाओ अपने सभी साथियों के साथ आ जाता है। तभी एक बर्ड पर बैठकर एक लड़का आता है जो फेरी आइलैंड बॉय होता है,
जिसकी पावर गॉड रियल्म में होती है, वो इन सभी को बताता है कि सभी पावरफुल एल्डर अभी तक इकट्ठा नहीं हुए हैं, इसीलिए अभी उनके द्वारा उपदेश प्राप्त करने में आपको काफी समय लगेगा। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आप सभी प्रतिभाशाली लोग पहले साथ मिलकर बातचीत करें और अपने विचारों को एक दूसरे के साथ बांटे। इससे आपको काफी फायदा होगा, साथ ही आप काफी कुछ भी सीख सकते हैं। सभी को उसकी बात सही लगती है। वहाँ काफी सारे पेटिशनर मौजूद थे और अब वो सभी फेरी आइलैंड बॉय की बात मानकर अपने विचारों को एक दूसरे के साथ बांटते हैं और साथ ही वो खाना भी एंजॉय कर रहे होते हैं। एक बीस्ट सभी को फल सर्व कर रहा था। शियाओ भी एक फल ले लेता है। शियाओ को ये सब काफी अच्छा लग रहा होता है और वो सोचता है कि एक कल्टिवेटर होने के नाते मैं भी चाहता हूँ कि मैं इस जगह पर लंबे समय तक रह सकूं ताकि मुझे इन लोगों से ज्ञान की प्राप्ति हो। वहाँ पेटिशनर एक दूसरे को बता रहे थे कि सबसे पहले ताओ सीड को इंटीग्रेट करना होता है, उसके बाद ही कल्टीवेशन शुरू की जा सकती है। तो दूसरा कल्टिवेटर पूछता है कि क्या सिर्फ यही एक रास्ता है जिससे महान दाओ के साथ विलय किया जा सकता है, पर सभी को ऐसा ही लगता है कि सिर्फ यही एक तरीका है और सभी के विचार एक दूसरे से मेल खा रहे थे। शियाओ सोचता है कि कल्टीवेशन की जिन दाव प्रणालियों पर ये लोग चर्चा कर रहे हैं सभी काफी जटिल और अस्पष्ट है और इन सभी में काफी अलग तरह का कल्टीवेशन पाथ मौजूद है, ऐसे पाथ जिसके सिर्फ मैं खजाने और तकनीकों के बारे में ही जानता हूँ और इनके ये पाथ बिल्कुल गॉडेस लियो की तरह ही एकीकरण और संतुलन रखते हैं। स्वॉर्डमैन शियाओ से पूछता है कि तुम आखिर बोल क्यों नहीं रहे हो। शियाओ बोलता है कि मेरा कल्टीवेशन का लेवल अभी काफी उतला हुआ है, इसीलिए मैं बस लोगों की बातें सुनकर ज्ञान ले रहा हूँ। और वो सोचता है कि मुझ में और इन इमोर्टल्स में काफी बड़ा अंतर है। वह वापस से इनके तरीकों से दावों को एकीकृत नहीं कर सकता, तो आखिर मैं उचित तरीके से इनके साथ चर्चा कैसे कर सकता हूँ। स्वॉर्डमैन इमोर्टल बोलता है कि मैं देख रहा हूँ कि शियाओ तुम्हारे पास इमोर्टल एनर्जी मौजूद है, क्या तुम्हें इमोर्टल एनर्जी स्टैंड को भी एक्टिवेट किया हुआ है? ऐसा लगता है कि तुम इमोर्टल एनर्जी की खेती में सफल रहे हो, फिर भी तुम हमसे कुछ छिपा रहे हो। सभी अब शियाओ के पास आ जाते हैं क्योंकि वो शियाओ के बारे में जानना चाहते थे। शियाओ बोलता है कि मैं आप सभी से अपना टैलेंट नहीं छिपा पा रहा हूँ, बस इतनी सी बात है कि मेरा रास्ता थोड़ा सा खास है, यानी जिस रास्ते पर चलकर मैंने कल्टीवेशन की है वो काफी अलग है। और अब वो अपने तीनों इमोर्टल एनर्जी स्ट्रेंथ को एक्टिवेट कर लेता है और साथ ही अब अपने कल्टीवेशन पाथ को भी एक्टिवेट करता है जो काफी अलग नजर आ रहा होता है। स्वॉर्डमैन इमोर्टल बोलता है कि ये वाकई काफी दिलचस्प है। भाई वांग, तुम्हारा दाव मेथड काफी अजीब पैटर्न से बना हुआ है क्योंकि शियाओ ने फ्लेम और लाइटनिंग के थ्रू कल्टीवेशन की थी। वो कहता है कि तुम्हारा मेथड हमारे द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले दाव सिंबल की तुलना में पूरी तरीके से अलग है। शियाओ बोलता है कि तुम्हारा कल्टीवेशन मेथड भी काफी खास है और मुझे ऐसा महसूस होता है कि तुम्हारे कल्टीवेशन मेथड में ओरिजिनल सिंबल हेवन एंड अर्थ की एनर्जी से उकेरे हुए हैं, इसीलिए ऐसे कल्टीवेशन को खास साधन के बिना प्राप्त नहीं किया जा सकता। स्वॉर्डमैन इमोर्टल बोलता है कि वांग, तुमने बिल्कुल ठीक कहा, ऐसे पाथ के लिए इमोर्टल सीड की विरासत की आवश्यकता होती है, पर मुझे भी तुम्हें देखकर ऐसा लगता है कि तुम्हारा मेथड भी कुछ इसी तरह का है। एशियन फिनिक्स भी कहती है कि चाहे ऐसा हो या ना हो, पर ये सिर्फ हेवन के गॉड ही जानते हैं, पर तुमने 3 इमोर्टल एनर्जी को प्राप्त किया है और अब वो अपनी 3 इमोर्टल एनर्जी स्ट्रेंथ को एक्टिवेट कर लेती है। शियाओ हैरान हो जाता है कि उसके पास भी 3 इमोर्टल एनर्जी मौजूद है। वो बताती है कि मुझे एक बार अल्प विकसित ब्रह्मांड मिला था जिसे मैंने दाओ सीड की मदद से रिफाइन किया, जिससे मेरे दाओ सीड ने उस पूरे ब्रह्मांड को मेरे बॉडी के अंदर पिघला दिया। इसीलिए मुझे 3 इमोर्टल एनर्जी को विकसित करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई, लेकिन तुम्हारी इमोर्टल एनर्जी को देखकर मैं काफी ज्यादा हैरान हुई हूँ। शियाओ सोचता है कि मैंने सुना है कि लिटिल इमोर्टल ने जो एक ऑर्डर छोड़ा था उसके अंदर प्राचीन कहानियों में उल्लेख था कि किसी ने एक पूरे अल्प विकसित ब्रह्मांड को दाओ सीड की तरह इस्तेमाल लिया था और 3 इमोर्टल एनर्जी को विकसित किया, और वो इमोर्टल और कोई नहीं बल्कि ये डिवाइन फिनिक्स ही थी। इस बात का अब मैं साक्षी बन गया हूँ कि ये मेथड सच में काम करता है, पर अभी भी मैं पूरी तरीके से श्योर नहीं हूँ कि ये वही व्यक्ति है जिसका लिटिल इमोर्टल किंग ने उल्लेख किया था। ऐसा भी हो सकता है कि इसकी तरह ही किसी और ने भी ये रास्ता अपनाया हो। वहाँ मौजूद पेटिशनर बातें करते हैं कि इन दोनों ने 3 इमोर्टल एनर्जी को कल्टिवेट किया हुआ है। दूसरा इमोर्टल बोलता है कि बहुत कम ही कल्टिवेटर कल्टिवेशन के इस स्टार को प्राप्त कर पाते हैं। शियाओ सोचता है कि मेरी दुनिया 3000 स्टेट में है। जो लोग 3 इमोर्टल एनर्जी को कल्टिवेट कर पाते हैं उन सभी को मनुष्यों में सबसे सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, पर यहाँ मेरे जैसे लोग भले ही वो एक मास्टर हो, लेकिन इन्हें देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि यहाँ इमोर्टल एनर्जी वाले भी इतने ज्यादा दुर्लभ नहीं है कि उन्हें कभी देखा ना गया हो। एशियन फिनिक्स से अपनी पावर से अब शियाओ की पावर का टेस्ट
टेस्ट करने के लिए उसे एक अलग ही स्पेस में ले आती है क्योंकि वो उसका कल्टिवेशन मेथड देखना चाहती थी। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।